Okay, so we're going to start University Bits and we will cover in detail क्रिस्टोफर मार्लो इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एलिजाबेथन ड्रामा को जिन लोगों ने डोमिनेट किया था इन द बिगनिंग वो यूनिवर्सिटी बिट्स थे। और एलिजाबेथन ड्रामा अगर अपनी पीक पे पहुंचा या शेक्सपियर के लिए एक पाथ जो क्रिएट किया था वो यूनिवर्सिटी बिट्स ने ही किया था। अब ये यूनिवर्सिटी विट्स थे कौन? यूनिवर्सिटी विट्स बेसिकली कुछ लिटरेरी मैन थे। उनमें से जो 3 लोग हैं वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, जबकि बाकी के 3 लोग दे वर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। लेकिन इनमें एक बंदा था टॉमस कीट। थॉमस कीट जौन से हैं वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता था। अम, अब ये जो इतने भी 7 राइटर्स हैं, इन 7 राइटर्स ने ड्रामा के लिए एक पाथ क्रिएट किया था और इन्होंने ड्रामा को फ्लरिश करने में बहुत अहम रोल प्ले किया था। अब ये जो यूनिवर्सिटी बिट्स की टर्म है ये खुद उन्होंने अपने लिए नहीं चूज की थी, बल्कि इट वाज अ 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट एंड ऑथर नेम जॉर्ज सेंट्सबरी जिन्होंने यूनिवर्सिटी बिट्स का टाइटल इन लोगों को दिया था, इन 7 प्ले राइट्स को, जिनमें से 3 मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नशे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, जॉन लिली, थॉमस लॉ, जॉर्ज पीली, ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। और थॉमस किट किसी भी यूनिवर्सिटी में से नहीं थे, लेकिन फिर भी इनमें इंक्लूड थे। अब इन्होंने इनके क्रेडिट पे बहुत सी चीज़ें हैं। इनमें अगर हम रोमांटिक कॉमेडी के बारे में बात करें तो रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लेरी, जॉर्ज पील, इन तीनों ने बेसिकली रोमांटिक कॉमेडी की बुनियाद रखी थी, फाउंडेशन रखी थी, बेसिस रखी थी इन्होंने। अब उनमें सबसे पहले जो बंदा है वो जॉन लेली है। इसकी आपने डेट ऑफ बर्थ भी याद रखनी है। यूफियस इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसकी ये इतना फेमस हुआ था कि इसकी लाइंस, इसकी कोट्स कोट की गई थी। जैसे आजकल वो एक ड्रामा फेमस है परिजाद, आप समझ लें, तो उसकी कोट्स काफ़ी ज़्यादा कोट की जाती हैं बाय बाय द जनरल पब्लिक टू। तो इस तरह से ये जो प्ले है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, इसका जो वर्क है। और जितना भी ये आपको प्ले राइट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ग्रीन, निशे, लॉज, पील, इन सब ने काफ़ी कुछ सीखा था लिली से। इवन शेक्सपियर एंड मार्लो लर्नड अ लॉट फ्रॉम लिली। लेकिन लिली के साथ, जॉन लिली के साथ ज्यादती ये हुई थी कि जब मार्लो का और शेक्सपियर का करियर बहुत पीक पे जा रहा था, तब लिली का करियर डाउन हो रहा था। और एंड पे काफ़ी जब इनकी डेथ हुई तो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, डिस्ट्रेस में, बहुत डेप्ट में इनकी डेथ हुई। अब इन्होंने जो शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडीज हैं उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। इनफैक्ट शेक्सपियर की जो मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, दे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन लिली। और बाकी के जितने भी प्ले राइट्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स में, दे एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम जॉन लिली। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जैसे कंपस, यूफियस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, वो तो आपने याद रखना ही रखना है। एंडीमियोन, मिडास वगैरह, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अब नेक्स्ट जॉर्ज पील हमारे पास आते हैं। ये एक्टर भी थे और राइटर भी थे। और इसके अलावा इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है डेट वाज द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। और इन्होंने ये बेसिकली उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की प्रेस में लिखी थी, क्वीन एलिजाबेथ को अप्रिशिएट करने के लिए लिखी थी। और इनका मोस्ट फेमस वर्क इज द डेविड एंड बाथशेबा। अब ये जो थॉमस कीट है ना, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद जो इन्होंने ये द स्पेनिश ट्रेजेडी के साथ प्रोड्यूस कर दिया ना, ये इसकी बेस पे आप समझ लें कि पूरा का पूरा एक एलिजाबेथन ड्रामा जो सा वो प्रमोट हो गया था इसकी वजह से, द स्पेनिश ट्रेजेडी की वजह से। क्योंकि ये एक अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ प्ले था और उन्होंने काफ़ी सारे न्यू ट्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था थ्रू द स्पेनिश ट्रेजेडी। इसके अलावा ब्लड एंड थंडर का एलिमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने अपने ड्रामा की हिस्ट्री, अपने वर्क की हिस्ट्री है। अगर हम रॉबर्ट ग्रीन की अगर बात करें तो ही वाज बेसिकली, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो ऑरलैंडो फ्यूरियसो, फ्रायर बेकन
अल्फोंसिस द किंग ऑफ एरागॉन और जॉर्ज ग्रीन है, और मोस्ट फेमस वन इनका फ्रायर बेक एंड फ्रायर बंगे है, जो कि बेसिकली दो आदमियों की एक ही नौकरानी के साथ लव स्टोरी है। अब ये जो रॉबर्ट ग्रीन है ना, ये बड़ा कोई कंट्रोवर्शियल किस्म का बंदा है। इन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था जिसमें एक पम्फलेट लिखा था, दैट वाज ग्रीन्स कोट्स वर्थ ऑफ विट, और इसमें उन्होंने शेक्सपियर को कहा था एन अपस्टार्ट क्राउ। और अपस्टार्ट क्राउ से क्या मुराद थी इनकी, कि एक ऐसा कौवा जो कि अभी अपनी परवान चढ़ना जिसने अभी सीखी है। और रॉबर्ट ग्रीन बहुत इंसल्ट किया करता था, यानी इंसल्टिंग रिमार्क्स दिया करता था टुवर्ड्स शेक्सपियर एंड थॉमस किड। क्यों दिया करता था? क्योंकि ये दोनों किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे। और अगर हम ये रॉबर्ट ग्रीन वगैरह की बात करें या बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये लोग एस्टेब्लिश्ड लोग थे टू सम एक्सटेंट, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था इनके पास। तो इसलिए इसने रॉबर्ट ग्रीन ने तो काफ़ी क्रिटिसाइज किया था शेक्सपियर को, कि ये तो ऐसा बंदा है जिसको खुद से कुछ आता नहीं है, बल्कि जो कुछ हम लोगों ने ट्रेडिशंस नॉर्म्स जो हम लोगों ने सेट की हुई हैं, शेक्सपियर बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। और सिर्फ हमारी जो हमने ट्रेंड सेट किए हुए हैं, basically he is following all those trends, and he is actually the person who is just getting fame just because of these persons। और थॉमस किड को भी वो इसीलिए क्रिटिसाइज किया करता था कि मतलब ही इज़ नॉट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और इसके ख्याल में ये लोग बड़े स्कॉलर्स लर्न बंदे थे, जबकि ये थॉमस किड और शेक्सपियर लोग इतने नहीं थे। नेक्स्ट हमारे पास थॉमस नैश है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट है। और ये पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इज अनदर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ थॉमस नैश। एंड ये जो नैश और ग्रीन है ना, इन दोनों ने, आप समझते हैं जो आज जो कुछ जर्नलिज्म में हो रहा है ना, उसकी बेसिस ये थॉमस नैश और जॉन ग्रीन, ये जॉन था, ये थॉमस नैश और ग्रीन ने बेसिकली रखी थी, इन दोनों बंदों ने, क्योंकि इन दोनों ने आर्गुमेंटेटिव स्टाइल का स्टार्ट किया था। कंट्रोवर्शियल थिंग्स जितनी भी हैं जो आजकल हम जर्नलिज्म में देखते हैं, उसका आगाज काफ़ी हद तक नेशे और ग्रीन इन दोनों ने किया था। नेक्स्ट इज थॉमस लॉज। ये एक बहुत रिच लंदन मर्चेंट के बेटे थे। इन्होंने शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट भी किया। हेनरी सिक्स लिखने में काफ़ी हद तक इनका रोल था। और इसके अलावा द वॉन्ड्स ऑफ सिविल वॉर, ये इनका एक क्रोनिकल प्ले था। अब इनका ये जो प्ले है ना, रोजालाइंड, अब ये जो रोजालाइंड है ना, ये इनका बहुत फेमस प्ले है। इन्होंने ये प्ले इंस्पायर होकर लिखा था लिली से, और इन्होंने लिली से इंस्पिरेशन ली, और शेक्सपियर ने अपनी ये जो रोमांटिक कॉमेडी है एज यू लाइक इट, इसको लिखने के लिए रोजालाइंड से इंस्पिरेशन ली। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत बिगनिंग में तो जॉन लिली बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट है। इनसे बहुत से बंदों ने, बाकी बाद में आने वाले बहुत ज़्यादा इनसे गाइडेंस ली, रहनुमाई ली, और शेक्सपियर भी काफ़ी हद तक इनसे इन्फ्लुएंस थे। और बाकी यूनिवर्सिटी विट में अब आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट बंदा, डेट इज़ क्रिस्टोफर मार्लो। अच्छा, मार्लो की बायोग्राफी भी ऐसी है जैसे आप कोई ड्रामा पढ़ रहे हो। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड एक और चीज़ इनकी बायोग्राफी के बारे में, कि देर इज़ नथिंग श्योर अबाउट मार्लोस बायोग्राफी। जितना कुछ हमें मिल रहा है ना उनके बारे में, ये कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही पता है। उनके साथ वाले जितने भी प्ले राइट्स थे उस जमाने में, दे डू नॉट नो मार्लो, दे डू नॉट नो लॉट अबाउट मार्लो। उनको मार्लो की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। इसलिए मार्लो के बारे में जितनी भी स्टोरीज हैं, वी कैन कॉल इट मार्लोस मिथ्स। अब ये पैदा 1564 में हुए थे। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये इतना तो पता है सबको कि ये 1564 में पैदा हुए थे, बट इनका ये जो 26 फरवरी वाला चीज़ है ना, ये श्योर नहीं है कि ये इसी दिन पैदा हुए थे या इसके ज़रा बाद में पैदा हुए थे, इसमें ज़रा डाउट है। और इनको किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता था, ये इनका निक नेम था। अब ये बंदा बड़ा मल्टी टैलेंटेड था, प्ले राइट भी था। लेकिन प्लेस में इन्हें सिर्फ ट्रेजिडीज लिखना पसंद थी, कॉमेडीज नहीं लिखी है मार्लो ने, मार्लो को पसंद नहीं थी। शायरी भी की है और साथ में ट्रांसलेशंस भी की है लैटिन से बहुत सी चीज़ों की इंग्लिश में। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो ब्लैंक वर्ड्स है ना, ये यॉट और सरे ने अपनी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में यूज़ की हुई थी, एंड बेसिकली दे वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्ड्स इन पोइट्री। लेकिन ये जो मार्लो है ना, इसने प्लेस में ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करना शुरू किया था, विच वॉज अ न्यू थिंग फॉर एलिजाबेथन ड्रामा। और जो मास्टरी इन्होंने दिखाई थी ना ब्लैंक वर्ड्स यूज करते हुए प्लेस में, इट वाज कॉपीड बाय अदर प्ले राइट्स टू।
अच्छा, अब मार्लो जोन्स से हैं, ये एक शू मेकर के घर पैदा हुए थे, जॉन मार्लो और कैथरीन के घर। और इसके अलावा इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बिल्कुल कंफर्म श्योर नहीं है कि ये 26 फरवरी ही है या क्या है। लेकिन ओवरऑल शेक्सपियर से ये सिर्फ 2 महीने कहते हैं कि बड़े थे। और इसके अलावा मार्लो की एजुकेशन अच्छी थी, ब्रिलियंट बच्चे थे ये। किंग स्कूल में इन्होंने पहले अटेंड किया, बाद में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा। अब कैम्ब्रिज में उन्होंने बीए की डिग्री तो हासिल कर ली 1584 में, लेकिन जब मास्टर की डिग्री का टाइम आया इन 1587, तो कुछ थोड़ा सा इन्हें मसला हुआ। मसला ये हुआ कि उस टाइम हमने देखा है कि ये सारे के सारे बदले क्वीन एलिजाबेथ के दौर में है। और क्वीन एलिजाबेथ के दौर में द नेशनल रिलीजन ऑफ इंग्लैंड वाज प्रोटेस्टेंटिज्म। और मार्लो के बारे में ये रूमर फैल गई, ये अफवाह फैल गई कि ये कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट होने लगे हैं। इनके बारे में कुछ इस तरह की रूमर्स की वजह से यूनिवर्सिटी ने इन्हें डिग्री देने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी रिलक्टेंट थी टू अवॉर्ड हिम अ डिग्री। लेकिन गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से, प्रीवी काउंसिल की इंटरफेरेंस से इन्हें डिग्री मिल गई। और कहा गया कि मार्लो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ही हैज एक्चुअली डन अ गुड सर्विस टू द क्वीन, कि उन्होंने क्वीन के लिए काफ़ी कुछ सर्विसेज सर अंजाम दी हैं। अब ये वाली जो चीज़ है ना कि मार्लो ने क्वीन के लिए सर्विसेज सर अंजाम दी हैं और कुछ एक दो और बातें, इनकी वजह से क्रिटिक्स कहते हैं कि मार्लो दरअसल एक जासूस था, मार्लो एक स्पाई था, ही वॉज अ गवर्नमेंट स्पाई। और इसके अलावा मार्लो के ऊपर बहुत से चार्जेस हैं, बहुत सी बातें की जाती हैं मार्लो के ऊपर। द फर्स्ट वन इज कि वो एथीस्ट हैं, यानी कि मार्लो एक्चुअली डिडंट बिलीव अपॉन एनी रिलीजन एंड एनी गॉड। और इसलिए वो एथीस्ट थे, बेसिकली किसी खुदा को नहीं मानते थे वो। इसके अलावा मार्लो के ऊपर एक और चार्ज किया जाता है, डेट इज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके कुछ प्रूफ्स तो नहीं मिलते, लेकिन जो इन्होंने एडवर्ड द सेकंड प्ले लिखा है, उसकी वजह से उस जमाने में ऐसा प्ले लिखना ऐसा ही था जैसे आप खुद मौत को अपनी दावत दे रहे हैं। तो इसलिए इसकी इन कुछ प्लेस की वजह से इनके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं, डेट ही वाज अ होमोसेक्सुअल। एडवर्ड द सेकंड हम पढ़ेंगे तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मजीद हुआ कुछ यूं कि इसी दौरान मार्लो का करियर भी चलता रहा। तो मई 1593 का टाइम आ गया। अब मई 1593 में ना कुछ प्रोटेस्टेंट रिफ्यूजीज फ्रांस और नेदरलैंड से लंदन में आके सेटल हो गए। अब इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस हुई कि प्रोटेस्ट करने में इनका भी कुछ हाथ है। तो इनके ही कुलीग थॉमस किट, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, जिन्होंने द स्पेनिश ट्रेजेडी वाला एक इम्पोर्टेंट ड्रामा और बहुत फेमस ड्रामा लिखा था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनके घर की तलाशी ली गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। अब थॉमस काइड ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स दरअसल मार्लो की प्रॉपर्टी है, मार्लो ने ये डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। और जब उन डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी हद तक आगे उनकी छानबीन की गई, तो उसके अंदर काफ़ी सारा ब्लास्फेमियस कंटेंट पाया गया, क्योंकि मार्लो के ऊपर ये चार्ज था डेट ही इज़ एन एथीस्ट बेसिकली। तो इसी हवाले से कुछ ब्लास्फेमियस कंटेंट था। एंड इट सीम दैट मार्लो स्टार्टेड गिविंग वॉइस टू हिज ओन बिलीफ्स एंड आइडियाज। और 18 मई को इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब 18 मई को जब इन्हें अरेस्ट किया गया, तो इसके बाद इन्हें हर रोज वहां वहां पे पेश होना पड़ता था अपनी प्रीवी काउंसिल के सामने अपने चार्जेस को डिक्लेयर करने के लिए। और इसके बाद 30 मई को मार्लो का कत्ल कर दिया गया। अब इनकी डेथ के बारे में भी कुछ डिफरेंट असम्पशंस हैं, डिफरेंट बातें हैं। एक तो ये कि मार्लो का डेथ एक एक्सीडेंट था, क्योंकि हुआ कुछ यूं कि मार्लो एक इन में रह रहे थे, टैबर्डीन के अंदर रह रहे थे, एक होटल में समझ लें रह रहे थे। तो वहां पे वो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल सही इनका दिन गुजरा। और इसके बाद इनका अपने एक दोस्त इनग्राम फ्राइजर के साथ झगड़ा हो गया, किसी बात पे इख्तिलाफ हो गया। अब जब इनका इख्तिलाफ हुआ तो इनग्राम फ्राइजर का जो चाकू है वो मार्लो ने निकाला। और इसके बाद इंग्राम फाइजर ने कहा कि मैंने सिर्फ अपने डिफेंस में आई एक्चुअली हैव टू अटैक ऑन मार्लो, और मार्लो की डेथ होगी। लेकिन ऐसे वाला सिनेरियो लगता नहीं है, बल्कि कहा जाता है
कि इट्स अ बिग एंड ह्यूज थिंग, कि सिर्फ ये एक एक्सीडेंटल कत्ल नहीं था, एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि मार्लो क्योंकि एथीस्ट थे, उनके ऊपर चार्जेस थे, ब्लास्फेमियस कंटेंट था उनके पास, और ये भी कि वो कुछ गवर्नमेंट सिपाही वाला भी चक्कर था। तो कहा जाता है कि इनको मरवाया दरअसल खुद क्वीन एलिजाबेथ ने था। क्वीन एलिजाबेथ दी फर्स्ट ने इनकी असैसिनेशन का ऑर्डर दिया था, इट इज सेड अबाउट हिम। तो 29 ईयर्स की बहुत यंग एज में जो मार्लो हैं उनका डेथ हो गई, उनको स्टैप कर दिया गया इन ए ट्रेवन ब्रॉल, एक लड़ाई झगड़े में उनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद इनको 1 जून को सेंट निकोलस डेप्टफोर्ड में इनको दफन कर दिया गया, और इनकी ग्रेव का, इनकी कब्र का भी किसी को नहीं पता कि वो किस जगह पर है। अब जॉर्ज पील, जिनके बारे में हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं यूनिवर्सिटी वीट में, उन्होंने इसके ऊपर जो एपिटैफ लिखी, जो खुतबा लिखा, इट वाज मार्ले द म्यूजियस डार्लिंग। म्यूजियस हमें पता है ना, जिनको पोइट्स इन्वोक करते हैं टू राइट समथिंग। तो उनके बारे में कहा जाने लगा कि जितना को उन्होंने ग्रेट वर्क प्रोड्यूस किया है, इसकी वजह से उन्हें मार्ले द म्यूजियस डार्लिंग का खिताब दिया गया। और उनकी जो एपिटैफ के ऊपर जो लाइन लिखी गई थी वो उनकी अपने ही प्ले में से लिखी गई थी, और उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री भी कहा जाता है, और इसके अलावा उनके लिए एक टाइटल दिया जाता है, ट्रू चाइल्ड ऑफ द रिनेसा। अब ये तो उनके टाइटल्स हो गए सारा कुछ। मार्लो की डेथ के बारे में ना एक और कंट्रोवर्सी भी है, वो ये, और मुझे बड़ी फैसिनेटिंग भी लगती है एट द सेम टाइम। दरअसल कहा जाता है कि जब मार्लो को ये पता चल गया कि उसको, उसकी जो डेथ है ना, डेट इज सर्टेन, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है उसके अगेंस्ट, तो उसको अब जरूर किसी ना किसी ने मारना है, तो उसने अपनी डेथ को फेक किया, यानी अपने मरने का एक ड्रामा रचाया, और खुद किसी और जगह जाके वो रहना शुरू हो गया। और इसके बाद अब क्योंकि उसने अपनी डेथ का ड्रामा रचा लिया हुआ था, इंग्लैंड को ये था कि उसकी डेथ हो चुकी हुई है, तो उसने किसी और प्ले राइट्स के नाम से लिखना शुरू कर दिया, और वो प्ले राइट, इट वॉज नन अदर देन विलियम शेक्सपियर। कि विलियम शेक्सपियर इज नॉट अ रियल नेम, बल्कि विलियम शेक्सपियर कोई नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि मार्लो ही वो बंदा था हु वाज बिहाइंड विलियम शेक्सपियर। लेकिन ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ मार्लो स्मिथ, जिस बाकी सारी मिथ्स की तरह, क्योंकि मार्लो के बारे में देयर इज नथिंग विच इज 110% कंफर्म। उनके बारे में कुछ भी श्योरिटी नहीं है। इनके बारे में जितनी भी बातें मिली हैं वो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मिली हैं, इनके अपने कंटेम्परेरीज इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। सो डेट्स ऑल अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो। अब इनके कुछ प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल 6 ड्रामास इन्होंने लिखे हैं। अब इनमें क्वीन डाइडो कहा जाता है कि इनका फर्स्ट प्ले था मार्लो का, लेकिन जो सबसे पहला प्ले परफॉर्म हुआ था डेट वाज टैमरलाइन द ग्रेट, और ये 1587 में एट फर्स्ट इट वाज परफॉर्म्ड। और अगर हम मार्लो के प्लेस की थीम्स देखें ना, हर प्ले दूसरे प्ले से डिफरेंट हट के है। इट एक्चुअली gives you something else, or the language in which he has written, it's quite beautiful। और टैम्बरलैंड बेसिकली फर्स्ट इंग्लिश प्ले था जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, और थॉमस किड की द स्पेनिश ट्रेजेडी के साथ टैम्बरलैंड, इन्होंने एक एलिजाबेथन थिएटर को एकदम न्यू हाइट्स पे पहुंचा दिया था, और एक मैच्योर फेज एलिजाबेथन थिएटर की ड्रामा की स्टार्ट हुई थी। अगर हम इनके प्लेस में देखें तो डाइडो द क्वीन ऑफ कार्थेज इज सपोज्ड टू बी रिटन एट फर्स्ट, और इसको कहा जाता है कि थॉमस नैश के साथ मिल के इन्होंने लिखा था, को रिटन इनके साथ था, और 1585 से 87 तक इसको परफॉर्म किया गया, और इसकी पब्लिकेशन 1594 में हुई थी। टैमरलैंड के 2 पार्ट्स हैं। Part 1 was performed and written in 1587, and Part 2 was performed and written in 1587 to 1588, और प्रिंट ये 1590 में हुआ था, पब्लिकेशन यानी इसकी 1590 में है। इस तरह से द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फास्टस, एडवर्ड द सेकंड, द मैसेकर एट पेरिस, और एक प्ले है लस्ट डोमिनियन। इसकी ऑथरशिप के बारे में श्योर नहीं है कि ये किसने लिखा था। कुछ लोग कहते हैं कि इसको मार्लो ने लिखा था, कुछ लोग कहते हैं इसको थॉमस किड ने लिखा था, कुछ लोग कहते हैं इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो इसकी ऑथरशिप के बारे में अश्योरिटी नहीं है कि ये किसने लिखा था। मार्लो क्योंकि एक पोइट और ट्रांसलेटर भी थे, तो उन्होंने एमोरस, जो कि फर्स्ट बुक थी लैटिन एलिजिक कपलेट्स की, ओविड ने जो लिखी थी, उसको ट्रांसलेट किया था, लेकिन पब्लिक ने इसे बहुत ब्लास्फेमियस पाया था, ऑफेंसिव पाया था, तो इसलिए पब्लिकली इसकी कॉपीज को जला दिया गया था इन 1599। इसके अलावा एक लिरिक थी
द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये मार्लो ने लिखी थी। हीरो एंड लिएंडर के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि इसको ये मार्लो की एक अनफिनिश्ड वर्क था, क्योंकि 1593 में ही मार्लो की डेथ भी हो गई थी एट द एज ऑफ जस्ट 29। तो इसको कंप्लीट जॉर्ज चैपमैन ने किया था। इसके अलावा फ्रेसिलिया बुक 1, इसको भी ट्रांसलेट किया था मार्लो ने। कोलेबोरेशन में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि हेनरी सिक्स का जो प्ले है ये विलियम शेक्सपियर के साथ मिलके इन्होंने लिखा था। हिस्ट्री प्लेस का भी आगाज मार्लो ने किया था, क्योंकि एडवर्ड दी सेकंड जो उनसे वो इन्होंने पहले लिखा था हिस्ट्री प्ले, इनसे इंस्पायर होके विलियम शेक्सपियर ने भी बहुत से हिस्ट्री प्लेस लिखे थे। तो ओवरऑल देखें तो अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, अ ग्रेट प्ले राइट हु एक्चुअली चेंज्ड द होल सिनेरियो, द होल पिक्चर ऑफ एलिजाबेथन थिएटर, एंड उसको एक बुलंदियों की एक नई हाइट पे बेसिकली पहुंचा दिया था। और इनको द ट्रू चाइल्ड ऑफ रिनाइसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही इम्बॉडीड द रिनाइसा स्पिरिट। जैसे ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ को अगर हम देखें और मैन को वेटेज देने के आइडियाज़ को देखें तो वो तमाम क्वेश्चंस आपको इनके अंदर मार्लो के प्लेस के अंदर मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स सो फार। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।